आज की डेट में जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो इतना ज्यादा ग्रो कर गया है। आप पिछले 5 से 10 साल में ही देख लीजिए। आप अगर डेटा उठा के देखना चाहें कितने स्टार्टअप स्टार्ट हुए, अब अगर वापस आएगा तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? वो उसको वही दिमाग में होगा, यार उस वक्त जैसा माहौल होगा। नहीं, ऐसा नहीं। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या फिर फेसबुक या एप्पल, इन लोगों के, इन कंपनीज के कितने कैंपसेस हुआ करते थे? बहुत ही लिमिटेड थे। इतनी सारी फ्रेंचाइजी का जो मॉडल चल रहा है वो मुझे बड़ा सही लगता है कि उसमें आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जीरो से उसको स्टार्ट करनी है, बूट स्टेप नहीं है। तो मैं ऐसे आपको बहुत सारे आइडियाज दे सकता हूँ जिसमें कि आप एक रिलैक्स जॉब भी पकड़ सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आप वो बर्नआउट वाली जॉब पकड़ें, क्योंकि अब आपकी मजबूरी नहीं है। छोटे शहर को टारगेट करिए, उनमें अभी ज्यादा स्कोप है। उनमें जो पुराने पैसे वाले लोग हैं या जो मिडिल क्लास ऊपर जा रही है, उनको वो फैसिलिटीज चाहिए जो बड़े शहर में हैं। जैसे मथुरा में हुंडई का शोरूम है, मारुति सुजुकी का शोरूम है। मॉरिस गैराज का नहीं था, लेकिन डिमांड बढ़ी, लोगों को चाहिए तो अब उसका भी खुल गया और वो भी चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट इज ऑडी मर्सिडीज का भी एक दिन शोरूम में देख के आऊंगा अपने शहर में। अगर उसको यूएस में बच्चे को स्ट्रॉलर से लेके मार्केट में घूमने की आदत है, हर जगह वो रैंप बने हुए हैं, इधर से उधर निकले, गाड़ी में डाला चले गए, यहाँ पे उतरेंगे तो सड़क ऊबड़ खाबड़ मिलेगी, फिर फुटपाथ है भी, तो मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इशू आएगा वो दिन बाई दिन, डे बाई डे इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी कंपैरेबल नहीं है। थोड़ा जॉब की क्वालिटी को लेके आते हैं कि जो आपने बात की कि R&D वाली जॉब्स या फिर जॉब लेवल का, अगर वो सही जॉब में फिट हो गया तो नहीं आएगा। अदरवाइज जॉब को लेके ये आ सकते हैं कि भाई थोड़ा स्ट्रेच करा लिया, 9 की जगह 10 घंटे काम करना पड़ गया। हेलो एवरीवन। हमने इससे पहले वाले एपिसोड में बात की थी कि हमें क्यों कैसे माइग्रेट करना चाहिए इंडिया में। तो इससे चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, एनआरआईज डिलेमा क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर बात की। बस बेसिकली हमने हु वाई और हाउ कवर किया पिछले एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो इंडिया के में माइग्रेट होने के बाद जो चैलेंजेस आते हैं, चाहे कल्चरल चैलेंजेस हों या प्रोफेशनल, जो हमारा लाइफ चेंज होता है, इंडियन वर्क एनवायरनमेंट में हम काम करना शुरू करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस होंगे। अगर बिजनेस के लिए देखना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, किस तरीके की जॉब हमें हंट करनी चाहिए, इन चीज़ों पर बात करेंगे। इसके बाद वाले एपिसोड में ऐसे लोग जो इंडिया से बाहर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो हमने प्लान किया है कि इसको एक और एपिसोड में ले जाएंगे जिसमें उन लोगों को एड्रेस करेंगे जो यहाँ से बाहर की अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हेमंत जी, राइट? यप, लेट्स गो अहेड। तो या सबसे पहले मैं व्यूअर्स को एड्रेस करना चाहूँगा कि जो भी हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, अगर आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने दिमाग में ये सोचते हैं, बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में आप में चलता रहता है कि शायद एक बार हमें इंडिया जरूर वापस जाना चाहिए और या वहीं पर सेटल होने के लिए सोचना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो अपने स्पाउस के साथ साथ अपने जो आपके ग्रुप्स होते हैं, कॉलोनीज वगैरह के, सोसाइटीज़ वगैरह के, वहाँ पर जो आपका एक कम्युनिटी बना हुआ है, वहाँ भी ये कन्वर्सेशन शेयर करें। अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो आपस में बातचीत करें, जिससे कि एटलीस्ट ये जो इमोशंस हैं आप वहाँ पर अपनी कम्युनिटी में एटलीस्ट एक्सप्रेस कर पाएँ। तो आई थिंक शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट? अगर हम किसी चीज़ को शेयर कर लेते हैं तो आधे आधा दुख वैसे ही ख़त्म हो जाता है, राइट? तो हेमंत जी, आज का कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। इंडिया से बाहर वही लोग जाते हैं जो जनरली देखा गया है कि आईटी आईएम्स के लोग हो गए, या भले ही अगर वो टीयर 2 कॉलेजेस से हैं बट टेक्निकली बहुत अच्छे थे, अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, या अपने फील्ड में मैं कहूं कि हाँ वो बेहतर थे, राइट? तभी वो बाहर की अपॉर्चुनिटीज क्रैक कर पाए। या जो यहाँ के इनके बॉसेस थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये बंदा टेक्निकली अच्छा है और वहाँ भी जाकर के हमारे क्लाइंट बेस सेटअप में वहाँ जाकर के एक अच्छा परफॉर्म करेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक एलीट लेवल के लोग थे, इंटेलेक्चुअली एटलीस्ट अगर बात करें तो, राइट? एवरेज लोग नहीं थे। जब ये बाहर चले गए, जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो इंडिया भी कहीं ना कहीं से देखता है कि हाँ ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अच्छे लोग इंडिया छोड़ करके जा रहे हैं। बट जब हम वापस आने की सोचते हैं तो क्या फिर से ये नहीं होता कि अब जब हम इंडिया वापस जा रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ कलीग्स, क्वालिटी ऑफ बॉसेस कॉम्प्रोमाइज होंगे? ओके, देखिए ऐसा होता है कि जैसे कोई यहाँ से बाहर गया, ठीक है। अब ये अगर आप 10-20 साल पहले की बात करें तो लिमिटेड IIT IIMs थे, लिमिटेड ही कॉलेजेस थे,
लेकिन आफ्टर 2000 आपने देखा होगा नंबर ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, वो एक्स अमाउंट में ग्रो हुई है। ठीक है। तो जी। ऐसा नहीं है कि अगर 100 लोग ग्रेजुएट हुए फॉर एन एग्जाम्पल, और अगर 20 भी चले गए, तो जो बचे हुए 80 हैं वो कंट्री को ग्रो नहीं करा सकते। still still we have a good amount of people who are staying with India, and जो यहाँ बचे हुए हैं they are also from those colleges only. अब यस बात यस। आती है कि वो जो यहाँ से चले गए, तो उनके जो रीजंस थे, बड़ी मनी था या एक गुड एक ऑफिस एनवायरनमेंट था या गुड अपॉर्चुनिटी, या फिर यहाँ पर उस चीज को वो, जैसे किसी पे कोई आइडिया है या फिर कोई किसी में जो टैलेंट है उसको यहाँ पर वो मौका नहीं मिल पा रहा है, वो मौका वहां मिलता है। ठीक है। तो वो जो ब्रेन ड्रेन की आप बात करें, डेफिनेटली वो हुआ है, और ये एक प्रोसेस है, ये होती रहेगी, ये आगे भी होगी, और ऐसा नहीं है रुक जाएगा। तो इसको ब्रेन ड्रेन की जगह इसको अपॉर्चुनिटी में देखना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कैसे देखिए, अगर वो लोग वहां पे गए हैं तो कहीं ना कहीं वहां जाके भी इंडिया का ही नाम रोशन करते हैं, जब पता चलता है कि एक इंडियन है। जैसे हमारे बड़ी बड़ी कंपनी जितने भी हैं, उनकी जो सीईओ जी आज हैं, जी। गूगल हो चाहे कितने और भी कंपनी हो, सत्य नडेला हो या जो भी हो, वो भी इंडियंस अगर जाते तो एक इंडिया का नाम ही एक लेवल ऊपर जाता है कि हाँ दे गॉट एजुकेशन फ्रॉम इंडिया। तो इंडियन एजुकेशन में वो बात है जो एक इंटीग्रेट कर पाती है यूएस में। ऐसा भी होता है ना कि कई सारे कंट्री ऐसे होते हैं जिनकी एजुकेशन सिस्टम दूसरे कंट्री की एजुकेशन सिस्टम से मैच ही नहीं कर पाता, मैच ही नहीं मीन्स कर पाते। बी यस। बी इट लैंग्वेज, बी इट करिकुलम। तो पहली चीज तो ये है, कंपैटिबिलिटी है। दूसरी दूसरी चीज ये है कि अब आज की डेट में जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो इतना ज्यादा ग्रो कर गया है। आप पिछले 5 से 10 साल में ही देख लीजिए, आप अगर डेटा उठा के देखना चाहें कितने स्टार्टअप स्टार्ट हुए और कितने बंद भी होते हैं, खुलते भी हैं, और उसके बाद उनमें कई सारे यूनिकॉर्न भी बन जाते हैं। तो मेरा मेरा ये मानना है, मैं अगर आपके क्वेश्चन पर आऊं कि अगर कोई वापस गया उस वक्त किसी रीजंस की वजह से, और वो अब अगर वापस आएगा तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, अब वो उसको वही दिमाग में होगा यार उस वक्त जैसा माहौल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे जो लगता है कि जो अगर 10-15 साल पहले गया है, क्या उस वक्त पर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या फिर फेसबुक या एप्पल, इन लोगों के, इन कंपनीज के कितने कैंपसेस हुआ करते थे? बहुत ही लिमिटेड थे। या उनके कितने सिटीज में इनके ऑफिसेस थे? आज केवल कम इस 4, 5 या 10 कंपनी तक हम्म। बात नहीं है, हजारों कंपनी ऐसी जिनका हमने नाम नहीं सुना है, लेकिन उनका वर्क कल्चर, उनमें जो पे पैकेजेस मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो डेफिनेटली इस पे आप वो खुद रिसर्च करें ना भाई, कि इंडियन जॉब मार्केट, और आजकल तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। कोई, मैं आपसे बैठ के कोई एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दूं जो कि सही ना हो, वो तो 2 मिनट में पता चल जाता है, क्योंकि एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन है। राइट। तो मेरे हिसाब से अब जो लोग वापस आना चाहते हैं, ये वो कैटेगरी है, अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होगी, 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद, कितने टाइम बाद आ रहा है, उसमें कितनी सेविंग है। तो मोस्टली तो जॉब नहीं करना चाहती। उसमें से मोस्टली जो एनआरआई हैं वो ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे आके अपने स्टार्टअप खोलें। बिजनेस कुछ करें। आइडिया वो यस। वहां से ही लेके आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग के तो यहाँ पे खुद के बिजनेसेस थे पेरेंट्स के, और वो उसको ही बढ़ाना चाहते हैं या बहुत कुछ और भी करना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा, अगर मान ली कोई एनआरआई आता है, वो अपने संग 5 करोड़ रुपए लेके आता है, अपना घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, सब कुछ सेटअप कर लिया, बच्चे स्कूल में है, अब उसके बाद तब भी 4-3 करोड़ रुपए बच जाते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी फ्रेंचाइजी का जो मॉडल चल रहा है वो मुझे बड़ा सही हम्म। लगता है, कि उसमें आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जीरो से उसको स्टार्ट करने, बूट स्टेप नहीं है। राइट। अगर आप किसी किसी भी ब्रांड की एक फ्रेंचाइजी जो कि ऑलरेडी सेटअप है, मैं एक इजी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यही करना है। नहीं, इजी 100 और ऐसे, इन्वेस्टमेंट है जिसमें कैपिटल ज्यादा हाँ, लगता है। एग्जैक्टली। ये एक एग्जाम्पल दिया कि उसमें अगर आप 20 से 50 लाख, 70 लाख रुपए लगा के अगर आप वो देते हैं, तो आपको एक ये भी मिलता है कि वो ऐसा ब्रांड कि वो कहीं भी खुलेगा वो चल जाएगा टाइप। आप हम्म। ऐसा कुछ पकड़ सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा मेहनत दिमाग नहीं लगाना, कस्टमर बेस के लिए फाइट नहीं करनी, ऑलरेडी सेटअप है उनका। जैसे एग्जाम्पल के लिए पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, मैकडी हो गया, सबवे हो गया, और ऐसे फूड चेन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे, जैसे ग्लासेस, सन ये जैसे चश्मे की दुकान हो गई, लेंस उनके कार्ट भी वगैरह फ्लिपकार्ट है। आजकल।
हाँ, यस यस। बहुत सारी ऐसी होती है जिनके अपने अपनी चेन है, बस आपको उसमें क्या करना है, उनकी फ्रेंचाइजी लेनी है, वो लोग आके सेटअप करेंगे, वही लोग चलाएंगे, आपको सुपरविजन करना है, आपको सर्टेन अमाउंट आता रहेगा। एक एग्जांपल। या फिर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ आपके एक आप रिलैक्स जॉब भी पकड़ सकते हैं, कंसल्टेंसी की, फ्रीलांसिंग की, जिसमें आपके कोई आवर्स नहीं है। आप बस कंसल्टेंसी दीजिए, आपकी जो वहां पर जो भी आपकी फील्ड थी, आप आके कंपनी को किसी भी कॉलेजेस में, इनफैक्ट कॉलेजेस इतने सारे हैं कि उसमें आप जाके अपने फ्री लेक्चर्स दे सकते हैं। उसमें ये, और उसमें तो ये भी है कि कोई प्रेशर नहीं है, आपको एक स्लॉट मिलेगा, आप जाइए, आप इंटरेक्ट करिए, आप एक इंडियन ग्रोथ स्टोरी का पार्ट भी बन सकते हैं। तो मैं ऐसे आपको बहुत सारे आइडियाज दे सकता हूँ जिसमें कि आप एक रिलैक्स जॉब भी पकड़ सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आप वो बर्नआउट वाली जॉब पकड़ें, क्योंकि अब आपकी मजबूरी नहीं है, राइट। तो अगर इनफैक्ट आपने उतने पैसे नहीं भी बचाए, मान लीजिए कम बचाए हैं, केवल आप अपना घर खरीद पाए, अब मैं दूसरा सिनेरियो ले रहा हूँ, आप अपना घर खरीद पाए, आपने लोन फ्री घर ले लिया, लोन फ्री कार ले ली, सामान सेटअप कर लिया, बच्चे डाल दिए स्कूल में, अब आपको जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप उससे बैठ के खाओ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अब जिस भी कंपनी में जॉब पकड़ रहे हैं, तो वहां पे आप, कोरोना के बाद से तो इतना अच्छा हो गया है कि हाइब्रिड मॉडल में बहुत सारी कंपनी जॉब ऑफर कर रही है। हम्म। आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हफ्ते में 2 ही दिन आना है, हफ्ते में 3 दिन घर से काम करना है, ठीक है। और मोस्टली कंपनी का मॉडल अभी भी हाइब्रिड चल रहा है, कुछ का फुल मोड में चल रहा है कि हाँ जैसा प्री कोरोना था, कुछ लोगों का ये है कि नहीं अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही करना है। तो डिपेंडिंग के आप किस तरीके से करना चाहते हैं, आप ज्यादा बर्नआउट, और फिर ज्यादा, फिर आपको ये भी नहीं है कि जब इतनी सेविंग्स नहीं करनी, जब इतने आपके पास ईएमआई नहीं है, तो आपको इतना तगड़ा पैकेज उठाने की, या फिर ग्रीडी भी नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे इतना पैकेज तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कोई 5 लाख रुपए कम भी दे रहा है, बट वो प्रोफाइल जो ऑफर कर रहा है वो आपके कंट्रोल में है, मीन्स वो ही काम अपने आप पिछले 5 साल से कर रहे हो, तो वो आप आराम से कर सकते हो क्योंकि वो काम आपको आता है। अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिलीवरी मैनेजर है, सर्विस डिलीवरी मैनेजर है, वो काम 5 साल से कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पे आके पैकेज डबल करता है, वो डिलीवरी हेड का रोल लेता है, तो उसमें तो डिलीवर करना पड़ेगा यस यस आपको, यस। रनआउट होना पड़ेगा। तो आप डिलीवरी मैनेजर का ही रोल ले लो एक, और आप पैकेज 5 लाख कम लो, लेकिन क्योंकि आपको उतनी जरूरत और अपनी उनको कंट्रोल में रखना है कि ठीक है, मेरा अभी जो प्रायोरिटी वो सुकून है, वो एक अपना फैमिली को टाइम देना है, प्लस वर्क लाइफ बैलेंस भी है कि ऑफिस में मुझे जो 9 9 आवर्स देने हैं वो मेरा बनता है, क्योंकि मैं सैलरी ले रहा हूँ, तो मुझे एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे वो 9 घंटे देने चाहिए। एक्चुअली मतलब तो वो मैं 9 घंटे यस यस। ऑफिस को दूंगा, उसके बाद मैं अपना कुछ भी करूँ। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी एनआरआई प्लान कर सकते हैं कि ठीक है, मुझे इतना बर्नआउट करने की जरूरत ही क्यों, मैं वो रोल ही ना लूं जो आपकी कंट्रोल से या आपके आपके उससे बाहर हो, एक्सपीरियंस से नया सीखने को, उसमें सब कुछ जीरो से नया सीखना, सब कुछ जीरो से नया करना पड़े, जो आपको खुद से आता है आप कर सकते हैं। तो ये मेरा आंसर है। जी, मतलब वर्क लाइफ और पे स्केल में से हमेशा हमें वर्क लाइफ चूज करना है, इजी गोइंग लाइफ स्टाइल हो यहाँ पर। डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल यस, सिचुएशन। फाइनेंशियल सिचुएशन, यस यस। यस, द टर्म एंड कंडीशंस अप्लाइड, राइट। अब मैं डेफिनेटली। इनोवेशन पर टच करना चाहता हूँ। हम जो जो भी इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं, स्पेशली अगर आप देखें, कोई कंसल्टेंसिंग फर्म है जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, स्पेशली आईटी बेस्ड कंपनियां, वो हमेशा इस तरीके के काम करते आई हैं जो चाहे यूएस के आउटसोर्सिंग बिजनेस में हो, यूके के हों, तो वहाँ के जो हाईली मेंटेनेंस वाली जॉब होती हैं, वो कहीं ना कहीं इन कंपनीज को दे दी जाती हैं सर्विस बेस्ड सेटअप में, राइट। तो मेन जो प्रोडक्ट का इनोवेशन का काम है, एक प्रोडक्ट को स्क्रैच से डेवलप करने का, उसको मटेरियलाइज करने का काम है, वो खुद हैंडल करते हैं। जो आर्किटेक्ट्स होते हैं या हायर मैनेजमेंट होता है किसी प्रोडक्ट का, वो यूएस में होता है, और यहाँ पर आउटसोर्स करते हैं, जैसे कहते हैं थोड़े से कम ट्रिकी काम इंडिया में आउटसोर्स कर देते हैं। पहले से ऐसा होता आ रहा है। अभी का क्या सिनेरियो है, क्या इनोवेशन में आप देखते हैं जो आईटी कंपनीज है वो आगे जा रही हैं, वो या जैसा पहले था वैसा ही चल रहा है? नहीं, इसमें तो काफी चेंज आया है, और काफी कंपनीज के आर एंड डी सेंटर अब मैंने देखा है, स्पेशली मैंने देखा है वो साउथ इंडिया में ज्यादा है, जैसे ओके। बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया। तो पहले जो आर एंड डी सेंटर्स होते थे, या फिर
जहाँ पे इनोवेशन होता था, R&D लैब्स होती थी, AI से रिलेटेड होता था, वो सब इंडिया में हो रहा है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि केवल और केवल जो शिफ्ट लेफ्ट है या फिर जो क्या नाम है L2 L1 लेवल के काम है वो ही इंडिया आते हैं, L3 वाला या फिर उससे अबव वहां रहता है, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, इंटरप्राइज आर्किटेक्ट, इवन वो वहां की फर्म को यहाँ से बैठ के बता रहे होते हैं यहाँ से कि ये करना है, और उन्हीं लोगों को बाद में वो लोग ऑन साइड ऑफर कर देते हैं, उन्हीं लोगों को बाद में वो वहाँ जॉब ऑफर भी होती है। तो ऐसा नहीं है, हर तरह के रोल यहाँ अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट, डिपेंडिंग आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपको वैसी जॉब मिल सकती है। हाँ, उसका परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, डेफिनेटली। ये हो सकता है कि वो 70-30 हो यहाँ जी पे, जी। और यूएस में अगर आप जाते हैं तो वो 50-50 हो या 60-40 हो। कम ज्यादा मैं मान सकता हूँ, वो बात है, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और ये बढ़ता जा रहा है। वो बढ़ता कैसे जाता है कि जब किसी भी कंट्री पे कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ पे मेरे को वो लेबर वहां पे मिलेगी, वो एम्प्लॉय मेरे को मिलेगा जो इस तरीके का इस पे स्किल सेट होगी, तभी कोई कंपनी वहां पे अपना R&D सेंटर खोलती है। तो मेरा जी मानना ये है कि आप अगर अगर आप देखेंगे, जैसे अभी आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, क्या ये पहले होता था? नहीं। क्या ये पॉसिबल भी था? नहीं। अब क्यों हो रहा है? और वो लेबर आई कहाँ से, जो ये क्या नाम है, जो स्किल सेट आया कहाँ से? डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, डेफिनेटली एक बार सारे SOPs बताए जाते हैं, एक बार वो सेटअप करते हुए दिया जाता है, और एक बार अगर एक कंपनी में आज एप्पल बना रहे हैं, तो एक कंपनी में किसी ने काम कर लिया, तो कल को अगर यहाँ पे वन प्लस भी बनता है, तो वी हैव पीपल रेडी हु आर वर्किंग इन एप्पल, दे कैन स्विच जॉब टू वन प्लस। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। जी यहाँ जी। मैंने किसी कंपनी से नहीं है, मैं XYZ करके भी बता सकता हूँ, बट एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं बताया कि एक कोई बड़ी जो कंपनी होती है वो किसी सिटी में तभी अपना ऑफिस खोलती है जब देखती है कि अच्छा पहले से कोई मेरा कॉम्पिटिटर वहां पर है, तो एटलीस्ट मेरे को स्किल्स सेट वहां मिलेगा, कुछ लोग वहां से भी छोड़ के मेरी कंपनी में आएंगे। अगर मैं R&D सेंटर पहला डालता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि प्रॉब्लम फर्स्ट हो टाइम, सकती है, यस। हाँ, कि वहां पर जो इम्प्लॉयज होंगे उनका होम टाउन नहीं होगा, तो उन्हें दूर लगेगा, वो आएंगे नहीं आएंगे। एक ने डाल दिया तो दूसरा डालने में ज्यादा इजी होता है, दूसरा डाल दिया तो 10 और आ जाते हैं, कि मुझे पता है ऑलरेडी वहां पे वो स्किल सेट है, वैसे ही मेरे दो कॉम्पिटिटर हैं, तो वहां से निकल के वो बंदे वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस यस तरीके यस। से R&D वाले काम, और ये तो मेरा उन एनालिस्ट को सजेशन है, दे गो हैड एंड डू द रिसर्च अबाउट, जैसे कॉलकम है, और भी कंपनीज के मैं नाम ले सकता हूँ जिनके ऑफिसेज मैंने नोएडा में भी देखा है, मैंने उसमें भी देखा है, बेंगलोर में भी देखा है। ये सारी चिप चिप डिजाइनिंग कंपनीज हैं, सैमसंग इंजीनियरिंग है, और ये सब है, इन सब में आपका प्रॉपर इंजीनियरिंग, प्रॉपर R&D इस लेवल पे काम होता है। और इसमें प्रॉपर आपका जो आप काम की बात करें, क्रीम वाला जो व्हाइट कलर वाली आप बात कर रहे हैं, तो वो सारे आपको जॉब ऑफर होंगे, डिपेंडिंग आपके पास जो स्किल सेट है उसी तरीके से आप अपना जॉब सर्च करिए। अच्छा, एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक कनेक्शन से बात कर रहा था, ये वाज इन न्यू मैक्सिको, किसी चिपसेट कंपनी के लिए ही काम कर रहे थे। तो मैं जनरली जब भी किसी NRI से बात करता हूँ तो मैं ये ज़रूर पूछता हूँ कि क्या आप वापस आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जब भी मेरे से कोई बात करता है वो रियल एस्टेट परचेज के लिए ही बात करता है। राइट, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है, आप रियल एस्टेट ले रहे हो तो हो सकता है आओ। तो उनको जो न्यूज़ पता थी, फॉक्सकॉन करके कंपनी है, वो भी चिपसेट कंपनी है जो इंडिया में वेदांता ग्रुप के साथ अहमदाबाद के आसपास कहीं वो अपना फैक्ट्री डाल रहे थे। तो वो भी शायद चिपसेट में ही थे। अब मुझे कंपनी का नाम नहीं याद है, शायद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट था या कुछ ऐसा ही था। तो उनका ये कहना था कि इंडिया अभी भी इस तरीके के वर्कफोर्स को लैग करता है, क्योंकि फिर वो फॉक्सकॉन और वेदांता ग्रुप की जो डील थी वो ब्रेक हो गई थी ड्यू टू लैक ऑफ इंजीनियरिंग, आई शुड से ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। मतलब हम इंजीनियर्स इतने ट्रेन नहीं है चिपसेट वाली चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो इस तरीके की न्यूज़ भी आती हैं, मतलब मेरे पास इसका कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं था। आई एम नॉट रिलेटेड विद द चिपसेट एंड ऑल दीज थिंग्स, बट इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, या जो NRIs वापस आ चुके हैं और इंडिया में काम कर रहे हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं और उनके पास्ट एक्सपीरियंस को करंट एक्सपीरियंस से कंपेयर करते हैं, तो उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है? देखिए, मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसे मैंने पहले बताया कि डेफिनेटली परसेंटेज वाइज तो अभी भी यहाँ पर उतना नहीं है जी जितना वहां पर है।
और ये ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। आप ग्राफ देख लीजिए कि आईटी कंपनीज 2000 में कितनी थी और 2024 में कितनी है। तो इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट देयर येट, दैट यस यस दैट यस। इज एक्सेप्टेड। ओके, बट वी विल बी देयर। एक तो ये मेरा कहना है। दूसरा मेरा ये कहना है कि सारे लोग तो चिप डिजाइन में काम करते नहीं है, सारे एनआरआईज। मैं भी रहा हूँ, आप भी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो स्किल सेट्स था। और जो लोग वापस आ चुके हैं, आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको जॉब यहाँ पर उस स्किल सेट की है, तभी तो आ रहे हैं। और यहाँ से जब गए थे, आप इसको ना पीछे ले आके देखिए, जब जी। जो काम वो यहाँ कर रहे थे, वही काम वो यूएस में या बाकी कंट्री में आके करे होंगे, या फिर उसका एक नेक्स्ट लेवल उन्होंने किया हो, एक लेवल नेक्स्ट। एक लेवल नेक्स्ट मैं मानता हूँ, जो मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि चेन तो यहाँ पे पूरी बनी हुई है ना। जी जी। और जो वापस आ रहे हैं उनकी भी चेन एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या सबके लिए करती है? नहीं। ये मैं मानता हूँ, और ये धीमे धीमे डेवलप होगा। हाँ, चिप डिजाइनिंग और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कोर, हार्ड कोर टेक्निकल काम होता है, हार्ड कोर, उसमें इट विल टेक टाइम, बट इट इज द राइट टाइम टू ओपन द स्टार्टअप। जब आप किसी मार्केट में, मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं, आप एनआरआई उनको सजेस्ट करते हैं, आप उस टाइम पे एंटर करते हैं जब कोई भी नहीं है उस मार्केट में। जी तो सबसे पुराने आप लेगेसी तो आपकी होगी ना, सबसे पुराना आपको लोग जानेंगे जब कोई और नहीं यस कर रहा यस। है। अगर आप 5 साल बाद, 10 साल बाद करते हैं, जब ये एक नोन टॉपिक हो गया, तो उस वक्त तो बाकी लोग भी सभी कर रहे बता होते रहे हैं। हैं, आप भी बता यस रहे हो, तो यस। व्हाट इज द डिफरेंस? तो जिसने वो सही टाइम पे सही पल्स पकड़ लिया, तो मेरे को तो ये लगता है कि अगर इतना इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ रहा है, इंडिया में इतना ग्रो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कंपनीज ये देख रहे होंगे ना, दिस इज द राइट टाइम। अगर एक मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक कार इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आगे 10 साल का फ्यूचर विजन किया होगा, विजुलाइज किया होगा कि हम, इसका पोटेंशियल है तभी हमें करना चाहिए। टेस्ला अगर कल को इंडिया में आता है या आ रहा है, तो उन्होंने ये पूरी आरएनडी की होगी कि हाँ, हमारे पास पोटेंशियल है तभी हम जाएं, नहीं तो हमारा जाना बेकार है। अगर हम्म। वो ये डिसीजन ले रहे हैं, तो वो आज के हिसाब से नहीं लेते हैं, वो अगले डाउन द लाइन 10-20 साल के हिसाब से लेते हैं ना। जी जी। तो यू हैव टू बी देयर एट द राइट टाइम, ये मेरा कहना है। और अगर कोई थोड़ा भी बिजनेस माइंडेड है और उसके पास ऐसा स्किल सेट है, उसके लिए तो स्टार्टअप खोलने का सबसे बढ़िया टाइम ही ये होना चाहिए। और ये स्टार्टअप के लिए तो मतलब नेस्कॉम जहाँ तक इतना अच्छा काम कर रहा है इंडिया में, जैसे हम बेंगलोर वगैरह की बात करते हैं, उन्होंने तो मतलब कोशिश की है अपनी तरफ से बेंगलोर को स्टार्टअप हब बनाने के लिए। वो हर राइट, साल 1000 स्टार्टअप्स को फंड करते हैं अगर शॉर्टलिस्ट हो गए तो आई थिंक वो भी एक डोर ओपन है अगर आप स्टार्टअप्स वगैरह भी करना चाहते हैं तो। मतलब राइट, भले राइट, आपके पास पॉकेट में पैसा है, कैपिटल है, बट जरूरी नहीं है आप खर्च करें। यहाँ पर एक इकोसिस्टम बन चुका है। जैसे कि यस, भले ही वो लोग थोड़ा आगे हैं हमसे, जैसे यूएस की बात करें स्पेशली, लेकिन अब इंडिया भी कोशिश कर रहा है इन चीज़ों में आने का। और मैंने पिछले साल ही को एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें पेटेंट फाइलिंग में इंडिया का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है, 31% का ग्रोथ रहा है। यूएस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ये लोग हमेशा से आगे रहे हैं पेटेंट फाइलिंग वगैरह में, राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को प्रिजर्व करने में। बट इंडिया का ग्रोथ भी अच्छा रहा है पिछले 2 से 3 सालों में। मे बी किसका रीज़न हो कि मैंने कोविड के आसपास अराउंड मैंने काफ़ी एनआरआईज को देखा है इंडिया में वापस आने आते हुए। काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो कोविड में वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो फेस किया, और देन दे डिसाइडेड टू जस्ट गो बैक टू इंडिया, क्योंकि उनके पास, जैसे आपने बताया, फैमिली बिजनेस था। कई बार लोगों के पास सिर्फ फिनेंशियली नहीं, कई बार लोग ना अच्छी जॉब के लिए भी जाना चाहते हैं। अच्छा खासा पैसा घर पे होता है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज होती हैं, बिजनेस होता है, बट फिर भी दे चूज टू मूव आउट। कुछ लोग होते हैं पैसे के लिए जाना चाहते हैं, शायद पैसे वाले अब भी वहाँ पर होंगे मैक्सिमम, बट जो ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी वेल्दी थे और वहाँ रह रहे थे, मैक्सिमम लोगों ने चूज किया कि वो अब वापस आ जाते हैं कोविड के टाइम में। शायद इस वजह से भी मुझे लगता है कि इस इनोवेशन वगैरह में इंडिया, शायद उन लोगों का भी योगदान हो। आई एम नॉट श्योर कि वो उसका ब्रेकअप क्या है जो इतना बड़ा पेटेंट फाइलिंग का हमें जंप मिला। बट यस, इंडिया इज़ इनोवेटिंग। अब हम सिर्फ एग्जीक्यूटर्स नहीं हैं, और मुझे नहीं अच्छा लगता जब कोई कहता है कि यस सीईओज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव रोल्स हैं वो, जैसे आईफोन को बनना लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, नहीं अभी भी वो कैलिफोर्निया में ही डिज़ाइन होता है। आई वॉन्ट टू पिक अ डिज़ाइनिंग पार्ट, जैसे बोट
बोर्ड का कहना होता है, राइट, कि मुझे नाम नहीं याद है उनका क्या है, बट यस, ही वांट टू डिजाइन एवरीथिंग, एवरी प्रोडक्ट, एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया, एंड देन मैन्युफैक्चर इट एंड देन सेल इट। तो शायद अगर इनोवेशन वाला पार्ट हम कैच कर पाए, भले हम इन चीज़ों की जो प्रोडक्ट चेन है हम बांग्लादेश में बनवा लें, नेपाल में बनवा लें, भूटान में बनवा लें, बट जो इनोवेशन है ना, वो अगर बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, एनसीआर में कहीं हो रहा हो तो ज़्यादा अच्छा है। एंड आई सी कि हाँ, हम लोग वहाँ की तरफ जा रहे हैं, इनोवेशन बढ़ रहा है। तो एनआरआईज को मैं ऐसे ही एड्रेस करूँगा कि यस, हम ऑलरेडी इस बात पर हैं, अगर आप इस ट्रेन में जल्दी चढ़ जाएंगे तो ज़्यादा आगे जाएंगे, आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे उस ग्रोथ में। अदरवाइज यस, अगर लेट आएंगे तो फिर आई थिंक जो प्रोफेशनल रिस्पेक्ट पहले थी, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, कि पहले प्रमोट किया जाता था, हाई पैकेज ऑफर किए जाते थे, मैनेजर को हायर मैनेजर का रोल दिया जाता था, डायरेक्टर को रोल दिया जाता था जब वो यूएस से वापस इंडिया आते थे, अब जैसे बाकी सारे प्रोफेशनल्स हैं वैसे ही उन्हें भी ट्रीट किया जाता है, और कई बार प्रेफर भी कम किया जाता है, क्योंकि वो उस समय बाहर होते हैं। जॉब ऑफर देने में कई बार कंपनीज भी हेजिटेट करती हैं कि उन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आएगा नहीं आएगा, आएगा तो मेहनत से काम करेगा नहीं करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आज हो रही हैं, और कल को हो सकता है कि हम अब जैसे कि डिक्लाइन फेज पर ही हैं, राइट, अब कहाँ तक जा करके स्टैग्नेंसी आएगी वी डोंट नो, राइट। ओके। या मैं आपकी बात में एक चीज ऐड करता हूँ। जी जी। मेरा बचपन यही सुनते सुनते निकला अपने पेरेंट्स और रिलेटिव से, ये इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो हाँ हाँ। कुछ ऐसी न्यूज आती थी, पॉजिटिव न्यूज कम आती थी, इंडिया का कुछ नहीं हो सकता ऐसे करके। तो हम्म। एक बच्चे का माइंडसेट होता है कि हाँ यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो वो अपने माइंड में सोचता है कि ठीक है मुझे बाहर जाना चाहिए, ऐसे करके हम लोग हाँ, जब स्केपगोट, या ठीक है। अब पिछले 10-15 साल में जो चेंजेस आए हैं, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आया है हर इंडियन को कि हो सकता है और हम ही करेंगे। यस यस। पहली चीज, हम अपनी पिछली जनरेशन को जरूर नहीं फॉलो करें कि नहीं हो सकता ये मान के बैठ जाएं, क्योंकि अगर मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है कि फ्रांस फ्रेंच लोगों ने बनाया है, कोई बाहर से नहीं आए थे। हम्म। और यही एप्लीकेबल होता है यूएस पे। यूएस का जो ग्रोथ हुआ 1950s 60s में, जिस तरीके से उन्होंने सारे हाईवेज बनाए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो उन्होंने डेवलपमेंट किया ये वो, तो अब उसमें ग्रोथ का स्कोप बहुत कम है। ऑलरेडी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, सारे एयरपोर्ट बने हुए हैं। यस यस। तो आज आप उनके डैलस के एयरपोर्ट पे जाएंगे और हमारे इंदिरा गांधी पे जाएंगे, तो आपको इंदिरा गांधी ज्यादा एडवांस लगेगा क्या? जो हमारे नए एयरपोर्ट बन रहे हैं वो ज्यादा एडवांस लगेंगे, इसमें ज्यादा अच्छी आपको टेक्नोलॉजी, ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, जो ऑलरेडी बन चुके 50 साल पहले, क्योंकि वो 50 साल पहले आपसे बहुत आगे थे, जब आप पे जी वो कुछ था ही नहीं। बट आज जो दुबई में बन रहा है, जो नया अब जो बन रहा है, वो आप उनसे 2 कदम आगे होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यू हैव टू बी देयर एट राइट टाइम। आपको देखना है किसी कंट्री की ग्रोथ स्टोरी ग्राफ देखना है, शेयर मार्केट का ग्राफ देखना है कि किस टाइम पे उसने किक ऑफ किया, वो फ्लाइट ने कब टेक ऑफ किया, हम्म। आप उस वक्त उसमें बैठे थे कि नहीं बैठे थे। इसमें इसका मतलब ये नहीं कि जो भी आएगा यहाँ अमीर हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे भी इतनी सारी जनता है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है। तो यू हैव टू हैव अ राइट स्किल सेट एंड इंटेंशन, दीज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। इफ यू हैव दिस इंटेंशन एंड कैपेबिलिटी, यू कैन डू इट। देन बाकी तो सब आप एक्सक्यूजेज हैं अपने आप को देने के लिए। और मैं तो कभी भी ये कहता हूँ, आई एम नॉट हियर टू कन्विंस एनीवन टू कम बैक टू इंडिया, दैट्स नॉट माय जॉब, एंड आई एम नॉट यस गेटिंग यस आउट यस। ऑफ इट एनीथिंग। I am what I'm saying, what I'm seeing here, what I'm saying, what I observed, what what I experienced, जितने कंट्री जाने के बाद, इतना देखने के बाद, कि हर कंट्री को उन्हीं के ही सिटीजन्स ने वहां तक पहुंचाया है, और ये कंट्री अब उसी रास्ते पे उसी है, बात बीट। पर है। यस। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है। मतलब कई बार कंपनीज ये देखती हैं जब वो प्लेसमेंट के लिए जाते हैं कि एक बच्चा जिसके 10th में 90% थे, 12th में 85% थे, और फिर ग्रेजुएशन में 75% थे, थ्रू आउट वो 70 अबव है, लेकिन वो उसको प्रिफर नहीं करती है, वो उसको प्रिफर करती है जिसके 10th में 70 थे, 12th में 75 थे, और ग्रेजुएशन में 80% थे। यानी उसका जो मतलब ग्राफ ग्रेजुअली, है वो ऊपर हाँ, की तरफ जा रहा एग्जैक्टली। है। यस। अब ये सीरियस हो गया है अपने करियर के लिए। अब इसमें ये समझ आ गई है कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो इसी तरीके से कंट्री का होता है कि अगर मैंने वो टेक ऑफ लिया, मेरी
8% से मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ गया है, मुझे इस पाथ, वो सही पाथ पकड़ना जरूरी है। वो पाथ अगर पकड़ लिया है एंड स्टेबल आपकी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल रहता है लगातार, तो जी। वो यू विल बी देयर। सो ये मेरा एडिशन था आपकी बात में। नहीं नहीं, बिल्कुल सही एडिशन था, आई टोटली एग्री। जब हम वापस आते हैं तो कई बार ऐसा नहीं होता है, हम इमोशनली इतने भरे होते हैं कि हम में भी कोशिश करते हैं कि 3 महीने में ही वापस आ जाए। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम फिनेंशियली वेल प्रिपेयर्ड ना हो, जैसे कि आपने बोला घर और गाड़ी का हो पाया हो, बाकी एक्सपेंसेस के लिए अभी भी उनको काम करना हो, राइट। तो ऐसे केस में आप फिनेंशियल प्लानिंग के लिए आपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोशिश करें कि जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनसे अगर 30% कम भी मिल रहा हो तो आप वो जॉब ज्वाइन कर लें, मतलब चूज ही ना हो पोजीशंस को लेकर के और पैकेज वगैरह को लेकर के। बट फिर भी जितना भी हमें अब्रॉड में रह करके हम कितना माने कि यस आपको इतना तो मिल ही जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई 8 ईयर एक्सपीरियंस आईटी इंजीनियर है, या मे बी 12 12 साल का आईटी इंजीनियर है, 15 साल का, तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि जिससे कि वो जान पाए कि यस इंडिया में जा करके तो एटलीस्ट मैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कुछ ऐसा तो अर्न कर लूंगा, जिससे कि वो आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाए। देखिए, मैंने ना एक सीरीज भी बनाई है मेरे यूट्यूब चैनल में, आप जाके रेफरेंस ले सकते हैं, कि एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस इन इंडिया। जी। उसमें मैंने 6 7 वीडियोस बनाए हैं, एक एक टॉपिक पे, रेंट को लेके, स्कूलिंग को लेके, मेड को लेके, एंड बाद में कंक्लूड किया है। और बहुत डिटेल में बताया, इंटरनेट के चार्जेस से लेके हर चीज बहुत डिटेल में बताया। तो अगर आप देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो सब पर फिट हो जाएगा। हर एक का लाइफस्टाइल के हिसाब से सबका। ऊपर नीचे होता है। यस ठीक है, यस यस। लेकिन एक मीडियम, एक बेस या फिर एक एवरेज पकड़ सकते हैं कि यार इतने में एक अच्छी लाइफ चल सकती है। बाकी तो सब सब्जेक्टिव है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक पार्टी में जाके 10,000 रुपये खर्च करके आ सकते हो। हम्म। एक जगह आपने पब में गए या फिर आपने पार्टी दी फ्रेंड्स को बर्थडे पे, 20,000 रुपये भी खर्च हो सकते हैं, या वो हम्म। 2,000 में भी हो सकता है, मैं वो इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर कोई 10 साल के एक्सपीरियंस का बंदा वापस आता है और उसको 20 लाख ऑफर होता है, मेरा मतलब है कि इन हैंड अगर किसी को 1.5 लाख रुपए हम्म। भी हम्म। मिलता है, हम्म। इन हैंड अगर मिल जाता है, तो ही कैन लिव हैप्पीली हियर। क्योंकि उस वक्त पे 10 साल एक्सपीरियंस में बच्चे भी छोटे होंगे। जी जी। राइट, जो एक्सपेंसेस है वो यस। ऐसे ग्रो करते हैं जब उनकी क्लास बढ़ती है, जब आपके खुद के खर्चे बढ़ते हैं, तो ये सारी कैलकुलेशन हर साल बदलती जाती है। और इन्फ्लेशन स्पेशली की। कोई, यस हाँ, स्पेशली कोई मेजर लाइबिलिटी ना हो, जैसे हाउसिंग हाँ। लोन्स वगैरह हो गया, मेरा या यस। मेरा मानना क्या है, और मैं इस पे अलग से वीडियो सीरीज करूंगा, कि जब आप लाइफ स्टार्ट करते हो, स्पेशली शादी के बाद, हम्म। तो किसी तरह के कर्जे या किसी तरह के लोन से नहीं करनी चाहिए। भले ही आप शादी में एक एवरेज शादी कर लो, मतलब इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब पहला दिन स्टार्ट करो तो एटलीस्ट आप ना लोन फ्री होने चाहिए। जिससे क्या होता है कि एक दिन में आपने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, उसका अगले 5 से 10 साल तक आप लोन पे कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऑनसाइड चले भी गए हो और वापस भी आना चाहते हो, तो भी आप नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आपकी मजबूरी है कि वो पुराने वाला जो पुराने आपने वाला गड्ढा भी खोदा खत्म था, करना है, वो गड्ढा एग्जैक्टली। भरना है, तब आप जाके सेविंग करोगे। और यस। एक कपल ऐसा होगा जिसने अपना शादी मीडियम शादी कर ली, और अगले दिन उस पर सेविंग भी थी और कोई कर्जा भी नहीं था, तो वो पहले दिन जो दोनों लोग कमाएंगे या एक बंदा कमाएगा, तो उस दिन में 10,000 रुपये, 20,000, 50,000, लाख रुपए भी सेव करेगा इंडिया में, तो उसको वो प्रेशर नहीं होगा कि उसको जाना ही जाना है, वो उसकी चॉइस होनी चाहिए। हम्म। तो मेरा मानना क्या है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया या किसी भी तरह का फ्रीडम हो गया, वो बाई चॉइस होना चाहिए, बाई फोर्स नहीं होना चाहिए। यही फ्रीडम है, यही सक्सेस की डेफिनेशन है मेरे लिए। कि सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग है। मेरे लिए ये है कि जो आप काम कर पाते हो, जो आपके मन में है, दिल में है, और कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको, तो वो सक्सेसफुल है। राइट। भले ही उसमें यस आप कुछ भी यस। करना है, आपको क्रेडिट खेलना है, आपको यूट्यूब बनाना है, आपको अपने ऑफिस आवर्स में ऑफिस का काम करना है, आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है, और कोई भी फंक्शन मिस नहीं करना फैमिली का, या अपने फ्रेंड्स का, या बचपन के दोस्तों के संग उनके बच्चों को, उनको ग्रो होते हुए देखना है, साथ में रहना है। तो यही सक्सेस की डेफिनेशन है मेरे हिसाब से। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैंने इस पे वीडियो बनाया, वो जाके रिफर करिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप पे लोन नहीं है, गाड़ी का, घर का, जी। उतना भी आप मैनेज कर लेते हो, तो आपकी किसी भी सैलरी में आप अपना खर्चा अच्छे से चला सकते हो। 1 लाख रुपए महीने को इसमें चला सकते हो। क्यों? क्योंकि फिर आप स्कूल भी उस तरह से चूज करोगे। आप बहुत महंगा स्कूल नहीं,
नॉर्मल स्कूल चूज करोगे। जी। फिर उसके बाद आप उसी हिसाब से अपने खर्चे चलाओगे। गाड़ी भी आप साथ बहुत 25 लाख की नहीं चाहिए, आप 10 लाख की कार लो, राइट। कार का काम है एक जगह से दूसरी जगह तक ए पहुंचा टू दो। बी तक जाना, यस यस। कार का काम कार करेगी, वो 5 लाख वाली भी करेगी, 50 लाख वाली, वो 5 करोड़ वाली भी करेगी। जी आप अपनी जेब के हिसाब से खर्चा करिए। आपको जब कोई खींचतान नहीं होगी तो प्रेशर नहीं होगा। जब खींचतान होगी, जब आप अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रेशर आपके ऊपर ना चाहते हुए बिल्ड होगा, ना चाहते हुए आप बाहर जाने का या फिर ज्यादा रुकने का। अब वो एक ट्रैप में फंस जाएंगे, यार अभी मेरे पास 3 ही करोड़ इकट्ठा हुआ है, अभी भी 1 करोड़ बचता है, क्यों? क्योंकि आपने एक एक्सेल शीट बना रखी है जिसमें आपने बच्चों की पूरी स्कूलिंग, फिर आपने अपनी उनकी शादी का भी जोड़ रखा है, आपने अपनी बिजनेस का भी जी। जोड़ रखा है, सारे आपने अगले 50 साल तक के एक्सपेंसेस कवर करना चाह रहे हो, वो तो फिर एक ट्रैप में आप फंस यस यस, वो फिर नेवर एंडिंग डिमांड्स है आई थिंक। जाएंगे। कितना और भी पैसा हो वो फिर कम ही है, यू कैन और नॉट ऐसा एड क्यों अप। सोचना है कि हम लोग आने के बाद यहाँ कुछ करेंगे नहीं, बस बैठे रहेंगे और बस अपना जो हमने हमेशा से हॉबी थी वो पूरा। अरे आप कोई भी हॉबी हो, कोई भी पैशन हो, आप दिन में 2-3 घंटे करने के बाद आप वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप उससे बोर हो जाओगे। तो इतना भी कोई काम नहीं आपको पैशन फॉलो करना है या हॉबी करनी है जिससे कि आप उससे ही बोर हो जाओ। जी मतलब इट शुड बी मिक्स ऑफ एवरीथिंग। लिटिल बिट यू शुड वर्क ऑल्सो टू कीप यू बिजी, माइंड चलता रहे। लिटिल बिट आपको हेल्थ पे भी ध्यान देना है, एक्सरसाइज भी करनी है, हॉबीज को भी ध्यान देना है, बच्चों सब मिक्स होना चाहिए विदाउट एनी प्रेशर। जैसे कि रिटायरमेंट को लेकर के है, वी कॉल इट फायर राइट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। एंड हाँ इसका हाँ, जस्ट अपोजिट है आइस, आई विल कंटिन्यू अर्निंग टिल माय लास्ट ब्रेथ। तो दोनों चूज किया जा इंडिविजुअल चॉइस। सकता है, यस नहीं दोनों चूज किया जा सकता है आई थिंक, यस आप थोड़ा बहुत काम भी कर सकते हैं, राइट। बीच का भी तो रास्ता होता है ना। यस 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 श्योर। तो क्या? हाँ, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका कोई टिप्स देना चाहेंगे राइट कि रिमोटली जॉब देखने के लिए, जैसे अब्रॉड में हैं और इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं, रिमोटली कैसे कनेक्ट करें, या आप ये प्रेफर करेंगे कि फिजिकली इंडिया आ जाएं और यहीं पर इंटरव्यू प्रोसेस दें, क्योंकि कोविड के बाद तो जैसे हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं वैसे इंटरव्यूज भी आजकल एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आप प्रेफर क्या करेंगे, रिकमेंड करना कि रिमोटली अप्लाई करते रहना चाहिए, रिमोटली इंटरव्यू प्रोसेस में जाना चाहिए, या यहाँ पर आ करके फिर अप्लाई वगैरह करना चाहिए? सी मैं बहुत फ्रैंकली बोलूंगा, मुझे बहुत ज्यादा जॉब स्विच और जॉब मार्केट का आइडिया नहीं है, बट जितना आइडिया उतना मैं बताऊंगा। जी। क्योंकि मैंने अपने एंटायर करियर में मे आज बी। तक एक ही बार जॉब स्विच की है, आज तक मैंने ओके जॉब ही ओके। स्विच नहीं की है। ठीक है। तो मेरा हेमंत जी, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मतलब मे बी आप जिन जो वापस आ चुके हैं उनसे बात हाँ करते होंगे, हाँ बहुत ज़्यादा हाँ, आने से पहले बात करते होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि हाँ उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें बिल्कुल रिमोटली ज़्यादा अच्छा मिला या यहाँ आके ज़्यादा अच्छी जॉब मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिमोटली वाली सिर्फ स्टार्टअप की ऑफर हो रही थी, इंडिया में आकर हम्म, के अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का भी उनको ऑफर मिला। कुछ ऐसी बिल्कुल चीज़ें जो एक्सपीरियंस आपके पास हो, जो भी आप बिल्कुल। अपने कनेक्शन से बात करते हैं तो। मैं आपको ना 3-4 अलग अलग सिनेरियोज बताता हूँ। श्योर श्योर। ठीक है। कुछ एनआरआईज बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने यूएस में या बाहर ही ऐसी कंपनी पकड़ ली जिनके इंडिया ऑफिसेज हैं हम्म या वो इंडियन बेस्ड थी। हम्म। ठीक है। तो उन्होंने वहां पे ज्वाइन कर लिया और वहां से ट्रांसफर ले लिया। ट्रांसफर ले लिया, यस दिस इज द बेस्ट केस सबसे सिनेरियो। या। स्मार्टेस्ट यस डिसीजन, यस यस। राइट। तो उससे क्या, उनको बिना कुछ किए और उसी कंपनी ने इंटरनल पैकेज ऑफर कर देंगे जो भी उनका इंडिया पे इतने एक्सपीरियंस पे इस स्किल सेट पे बनता था इस रूट पे। हम्म। तो मैंने आपको एक चीज बताई जो कि स्मार्टेस्ट लगी मेरे को, जितनी भी मेरी बात हुई उनसे। ठीक। जी। सेकंड, आजकल इवन जो सर्विस आईटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आईटी को अलग हटा दीजिए, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, फार्मा कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, बैंकिंग है, हम्म। उनके खुद के ऑफिस भी इंडिया में है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, आरबीएस रॉयल बैंक हो गया, यस यूबीएस हो यस। गया, तो वो इन बार्कलेज हो गया, एन नंबर ऑफ कंपनीज जिनके खुद के ऑफिस भी इंडिया में है, राइट। तो उन्होंने वहां पे इंटरनल ट्रांसफर प्रोडक्ट बेस में ही ले लिया। हाँ, उनको बस इतना हुआ कि वो दिल्ली के रहने वाले थे, तो बैंगलोर में उनको मिल जो गया मिला उनको। वो बैंगलोर में मिला या पुणे में मिला, हम्म। उनके लिए वो ओके है। यस यस, एटलीस्ट इतना इंडिया में आए, कॉम्प्रोमाइज इंडिया में जॉब इंडिया में आ गए, यस। अच्छा पैकेज मिल गया,
कंटिन्यू वहीं कर लेंगे, अच्छा लग गया तो, नहीं लगा फैमिली के पास जाने का मन हुआ, कोई बात नहीं, स्विच कर लेंगे इंडिया हम्म के। हम्म, कोई भी चीज लास्ट तो है नहीं कि अब ये हो गया इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, राइट। जी। देयर इज ऑलवेज द वे, राइट। तो सेकंड सिनेरियो तो ये हो गया। अब थर्ड सिनेरियो हो गया नॉन आईटी नॉन कॉर्पोरेट, जैसे डॉक्टर्स हैं। नहीं, जैसे आईटी में भी कई बार होता है कि अब उसका इंडिया ऑफिस नहीं है फॉर एग्जांपल, हम्म। तो उस केस में भी उसके, कवर करना हाँ चाहूंगा। वो यस। सिनेरियो रह गया था। जैसे मैं बताता मैनेजमेंट हूँ। भी है, सीए भी हाँ, है, क्योंकि सीए इज अ राइट, वेल पेड जॉब इन यूरोप एंड यूएस कंट्रीज, राइट। राइट, तो कई ऐसी फर्म्स हैं जिनका कि इंडिया में हमें बैकट्रेस नहीं मिलता। राइट। देखिए, मेरा मेरा क्या मानना है कि जो यहाँ पर जॉब कंसल्टेंसीज हैं या पोर्टल्स हैं, उसमें अभी ऐसे केस बहुत ही कॉमन हो गए हैं, कुछ नया नहीं है पिछले 4-5 साल में। यस, एक एक इंक्वायरीज भी बढ़ी हैं, जैसे कि हम पिछले इंक्वायरीज वीडियो भी में बढ़ बात रही है। कर। जी। रिवर्स माइग्रेशन जो एक प्रोसेस है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हम्म। ठीक है। अब वो, मान लीजिए 1 ही% है, मैं तो एक सबसे लोएस्ट ले लेता हूँ कि 99 लोग जा रहे हैं, 1% वापस आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, मेरे पास डेटा जी नहीं है। जी। वो 1% भी 1.5 हो रहा है, 1.5 से 2 हो रहा है, कहना ये है। तो उससे क्या हो रहा है कि उनको भी ये लग रहा है कि ठीक है, ऐसे लोगों की हम हेल्प कैसे करें। मैंने कई बार तो लिंक्डइन पे और बाकी जगह देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, दे आर जस्ट डेडिकेटेड फॉर एनआरआईज ओनली, हु आर ओके हेल्पिंग टू फाइंड द जॉब इन इंडिया। मुझे इनके ओके नाम याद ओके नहीं है। ठीक ओके है, ओके। बट आई हैव सीन दैट। नाउ तो इट्स ये अप टू आपके एनआरआई। कनेक्शंस के लिए हेल्पफुल रहा है इस तरीके की हाँ, सर्विसेज? हाँ, हेल्पफुल रहा है। समटाइम दे आर पेड, समटाइम दे आर नॉट नॉन पेड। इट्स जस्ट दैट हम्म। दे चार्ज द कंपनी, दे डोंट चार्ज द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, बट या। समटाइम दे चार्ज ऑल्सो, वो भी इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो बंदा दे ना पाए, एक एनआरआई ना दे पाए 20-30 हजार, हम्म 50 हजार रुपए। हम्म। तो उसको एक डेडिकेटेड बंदा मिल जाएगा, मैनेजर मिल जाएगा, जो रिलेशनशिप मैनेजर होगा उसको हेल्प करेगा हम्म, जॉब फाइंड करने में। तो बोथ फेज इट इज देयर, दे हैव टू जस्ट सर्च द राइट कंपनी जो उनको इसमें हेल्प कर सके। तो ये सिनेरियो वो हो गया जिनको जॉब, अब रिमोट जॉब की आपने बात की थी, उसको भी एड्रेस कर देता हूँ। तीनों तरह के यहाँ पर मैंने देखा ऑफर हो रहे हैं, जिनसे मेरी बात होती है उस हिसाब से। जी। ठीक है, वो लोग ये बता रहे हैं कि फुल टाइम भी ऑफर आते हैं जिसमें आपको 5 दिन ऑफिस आना है, हाइब्रिड वाले भी हैं और फुल रिमोट वाले भी हैं। आप गोवा बैठ के काम करो। लोगों ने तो कॉटेज बुक कर ली नैनीताल और हिमालय में, हिमाचल यस प्रदेश में, वहां पर यस यस। बैठ के इंटरनेट उन्हें मिल जाता है। एकदम बढ़िया, वहां पे खाना पीना सब कुछ एकदम प्योर मिल रहा है, वहां पे रह के काम कर रहे हैं। उनको बस इंटरनेट चाहिए। ठीक है, यस, और वहां पर भी इंटरनेट पे सब इंटरनेट आ कुछ रहा है, रहता है, एग्जैक्टली, फाइव स्पेशली जी आ रहा आईटी। है, हाँ हाँ हाँ। राइट। यस। ब्रॉडबैंड भी है, 5G भी है। तो आप, आपकी स्किल सेट, आपकी एफर्ट पे भी डिपेंड करता है आपने कितनी मेहनत की। मतलब जब बर्निंग होता है ना, जब कोई बंदा लेड ऑफ हो जाता है, कोई कंपनी से निकल जाता है, निकाल दिया था, तब वो जिस तरह से जॉब हम्म। ढूंढता है और एक वो कंपनी में है, उसमें दोनों में फर्क होता है। यस। तो वो 4 गुना ज्यादा एफर्ट मारता है, एकदम बर्निंग होता है, एकदम दिल से शिद्दत से करता है। और एक ये होता है कि ठीक है, देख रहे हैं, डाल दिया, वेट कर रहे हैं, कहीं पे अपलोड कर दिया, कोई बता दे उसको जाके, कोई प्लेट में रख के दे दे। वो डिफरेंस होता है कि आपको इंडिया में जो मिलेगी मिलेगी, जब वो ईगरली आप ढूंढोगे एकदम बर्निंग तरीके से, बर्निंग रिक्वायरमेंट की तरीके से, हाँ मुझे चाहिए अगले 6 महीने में इंडिया जाना है, तो मिल भी जाएगी। यस ये मेरा यस विचार है। यस। कई बार हम कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स नहीं डालते हैं, कैजुअल हो जाते बिल्कुल, हैं। यस। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। सो कोई टिप्स देना चाहेंगे ऐसे एनआरआईज को जो इंजीनियरिंग जॉब यहाँ पर देख रहे हैं, इंटरव्यू टिप्स बेसिकली, किस तरीके से और अप्रोच करें? क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस अब्रॉड का होता है और जो इंडियन एक्सपीरियंस है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो हम्म, इंडियन क्वेश्चंस होते हैं वो कई बारी मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वो बताना चाहूँगा आपको, ट्रिकी होते हैं, घुमाने की कोशिश भी करते हैं, स्पेशली हम्म, जो बिहेवियरल क्वेश्चन होते हैं, चाहे अगर आईटी में हैं तो कंपेरेटिवली टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, कई बार करने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या इस तरीके का कोई डिफरेंस है, या आप कोई टिप्स देना चाहेंगे कि हम अगर पढ़ाई करें भी तो कितने लेवल की करें वहाँ के कंपैरिजन में, जो आपका एक्सपीरियंस अगर हो, आपको पता हो तो, कि वहाँ से जब यहाँ आ रहे थे तो इंटरव्यू कितना टफ था या कितना ईजी था एक अच्छी जॉब देखिए, पाने में? मेरा खुद का तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना मेरी बात होती है उस यस, हिसाब बात, से यस यस। मुझे जो लगता है,
थोड़ा जो यहाँ के इंटरव्यूअर्स होते हैं, दे ट्राई टू ट्रिक यू, दे ट्राई टू टेक यू अप टू द पॉइंट जहाँ पे आप जाके फंस जाए हम्म। कि हाँ, नाउ दिस इज योर लिमिट, यहाँ तक आता है, इसके आगे तुमको नहीं आता। इट्स लाइक दे ट्राई टू टेस्ट यू, ठीक है। और जो बाहर जो मुझे लगता है तो जो होते हैं, वो दे ट्राई टू सिलेक्ट यू, उस हिसाब से पूछते हैं कि उनको जो काम कराना है बस उतना उनको उससे मिल जाए। हम्म। अगर मतलब वो आ रहा है, बाकी से आता ही नहीं आता है, बिहेवियर हम्म बाद में देखा है। हम्म। उनका मेन जो होता है, जो उन्हें काम कराना है, वो उसे आता है कि नहीं आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो इंटरव्यू टिप्स मुझे जो लगता है, जितना मैंने बात की है, कि अ, अपने दोस्तों से बात करें, जिन्होंने जॉब स्विच की है उनसे कांटेक्ट करें। कुछ ऐसे 5 से 10 दोस्त से बात करें जिन्होंने ऐसा किया हो, प्रैक्टिकली उनसे पूछें, हम्म। क्या क्वेश्चन पूछे, क्या आंसर दिया, उस हिसाब से तैयारी करें। और बाय बुक जाने की बजाय बाय प्रैक्टिकली उन लोगों को ही पकड़ें जिन्होंने ऐसे इस बात पर फॉलो किया है, ठीक है। और स्पेशली वो लोग जो आगे के स्किल सेट से थे, क्योंकि हम्म। अगर 20 क्वेश्चन किसी ने पूछे, तो एक दो ही तो बिहेवियरल या फिर आपके लीडरशिप से रिलेटेड होगा, बाकी तो टेक्निकल ही होंगे, यस यस यस। राइट। तो उसको किसी ऐसे दोस्त को जो आपके इंडिया में दोस्त हैं, उनसे पूछें। आजकल इंडिया में भाई, तूने लास्ट जो इंटरव्यू दिया था, क्या क्वेश्चन थे, कैसा तूने था कहीं लिखे होंगे, एग्जैक्टली exactly? हाँ हाँ। तूने कहीं लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे, तो जो याद है वो बता दे भाई, इस तरीके से। और शायद जो कुछ वेबसाइट्स भी हैं, इफ आई एम नॉट, मतलब हाँ, कुछ है ना, वेबसाइट भी हैं जहाँ पे वो एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं, लाइक कोरा। ये करते हैं। आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल। क्लास डोर इज वन ऑफ देम, और मुझे और नहीं याद आ रहा कौन सी है। बहुत यस। है, कोरा है, ग्लासडोर है, लोग यूट्यूब पे भी बना के डालते हैं। यूट्यूब पे आप हम्म सर्च मारिए, स्किल सेट का नाम लिखिए, इंटरव्यू क्वेश्चन, आपको हम्म देखिए यूट्यूब पे ऐसा कोई चीज नहीं है जो ना हो। यू थिंक ऑफ इट, डू यू विल फाइंड द वीडियो। हम्म। सो इट्स जस्ट दैट यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स। अच्छा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब जो जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो हमारा ये रहता है, जो सामने वाला कैंडिडेट है हम उसकी लिमिट्स को पुश करते हैं अनटिल अनलेस ही सरेंडर्स इट, और फिर वहां पर हिंट देते हैं। अगर उस हिंट से वो आगे निकाल ले जा पा रहा है, मतलब वो ऐसा रिसोर्स है जिसको बहुत ज़्यादा लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम्म स्टैंड अप मीटिंग में हमने 5 मिनट में उसको कुछ बता दिया तो ही विल कैरी आउट हिज डे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हिंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो इन दैट केस फिर हम इसको इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं कि इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इनिशियली। हो सकता है हम्म। वो लीडरशिप, जो भी टेक्निकल लीड है, उसका टाइम ईट करे। तो इस तरीके से भी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो बी रेडी टू गेट योर लिमिट पुस्ट, जो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगी। यस। यस 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 एंड सी, जो आप इंटरव्यू में फेस करें, जरूरी नहीं हो वैसा आपको काम भी करना पड़े। काम में तो नहीं, मैं तो काम मतलब उससे एक लेवल काम नीचे ही बहुत होगा। बहुत लेवल नीचे होता है, एक लेवल भी नहीं, हाँ, मे भी 3 4 लेवल ही नीचे होगा। बिल्कुल यस। बिल्कुल। तो आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है, नॉट दैट कि आप जो काम कर रहे हो उसी में से सब कुछ पूछा जाएगा। जी ये मुझे लगता है। जी जी, श्योर। या- और मैक्सिमम लोग, वैसे ऐसे ये जॉब का था, बट मैक्सिमम लोग बिजनेस के लिए चूज करते हैं, या फ्रीलांसिंग वगैरह के लिए चूज करते हैं। तो कोई बिजनेस टिप्स, जैसे कि आपने भी फ्रेंचाइजीज के लिए बोला था, इसमें कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि हाउ टू स्टार्ट अ फ्रेंचाइजी, या किस तरीके के बिजनेस को हमें टारगेट करना चाहिए? क्योंकि लेट्स से अगर मैं 6 महीने बाद प्लान कर रहा हूँ इंडिया में मूव होना, और मैं किसी तरीके के बिजनेस में जाना चाहता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में जो भी रिसर्च है मैं बिफोर हैंड करके रखूँ इंडिया आने से पहले पहले। तो हम्म। कोई ऐसा बिजनेस जो आप बताएंगे कि ये सेट ऑफ बिजनेसेस हैं, अदर देन फ्रीलांसिंग एंड जो अभी हम बात कर रहे थे कि डोमिनोज वगैरह का फ्रेंचाइजी लेने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर, राइट? तो कुछ हम्म। और ऐसे बिजनेसेस, या इसमें और रिसर्च करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ जो देखिए, एनआरआईज मैं, एटलीस्ट होमवर्क कर हाँ, सके, या? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दो तीन अलग अलग सिनेरियो में बता देता हूँ। पहला सिनेरियो, हर इंडिविजुअल के दिमाग में या उसकी ना एक पर्टिकुलर चॉइस होती है, और उस चीज में उसको मजा आता है करने में। पहले तो अपने आप से ये पूछना चाहिए, मेरी चॉइस किस में है। जैसे किसी को जी। ना टेक्सटाइल या कपड़े में बड़ी नॉलेज या मजा आता है, किसी को फूड में, खुद से बनाने में, सेल करने बनाने में सेल करने में मजा बड़ा आता है। मजा आता है। किसी को स्पोर्ट्स में इतना इन्वॉल्वमेंट है, वो कहता है मैं तो स्पोर्ट्स की दुकान ही खोलूंगा, या एक हम्म। स्टेडियम खरीद के या फिर ग्राउंड ही लीज पे उसको चलाऊंगा। तो हम्म एक तो सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए, यार मेरा खुद का इंटरेस्ट क्या है, जिसमें मुझे मजा भी है
और पैसा भी बने। तो पहला तो सिनेरियो ये होना चाहिए और उसी में ही जाना चाहिए। अब मान लीजिए सिनेरियो नहीं होता है, तो दूसरा सिनेरियो मैं आपको फ्रेंचाइज का बताया था, वो मैं जी दोबारा जी। बताऊंगा। जो एनआरआईज के लिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बंदे को यहाँ पे रह के लोकल कॉन्टेक्ट बनाने में टाइम लगता है। वो एक बिजनेस को पूरी सेटअप करने में भी टाइम साइकिल लगता है, बनाने में, एक सप्लाई चेन, चेन बनाने सप्लाई में, चेन, यस, सप्लाई चेन सप्लाई बनाने चेन में बनाने भी। में टाइम लगता है। हम्म कि अगर मेरा एक सप्लायर है जो मुझे रॉ मटेरियल दे रहा है आज, वो कल को वो नहीं मिला तो दूसरा मेरे पास है कि नहीं, हम्म तीसरा है कि नहीं। हम्म और किससे मैं कम ले सकता हूँ, ये मार्केट में बैठ के पता चलता है, गद्दी पे बैठ के पता चलता है, वहां से बैठ के नहीं पता चलेगा। हम्म तो उसके लिए मैं एनालाइज को बार बार लूंगी। अगर आपके कॉन्टेक्ट से आपको वो सब कुछ आइडिया है तो मैं सिनेरियो 3 में कवर कर लूंगा। सिनेरियो 2 में आप आए, आप वो लेके आए जो सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है पैसा। पैसा इज कैपिटल। या। हाँ, और जो दूसरे का एक्सपीरियंस है उसको वो करनी चाहिए जिसमें वो एक्सपर्ट है। वो आपकी शॉप भी, आपकी मनपसंद जगह पे आप बोलोगे मैं यहाँ से शॉप लेके रहा हूँ, उसी जगह पे आपको खोल के मिल जाएगी। हम्म आपको एग्रीमेंट साइन करना है, आपने शॉप ले ली, एग्रीमेंट आपसे बना, आपके नाम से बना। हम्म अब वो लोग आएंगे, पूरा किचन सेटअप करेंगे, उनका जो सेटअप, कलर, फर्नीचर, वो सब भी एक ही रहता है, वो सब वो हम्म लगाएंगे। ड्रेस से लेके हर चीज, ट्रेनिंग से लेके सब वो करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस सुपरविजन करना है और सेल देखनी है कि कितनी सेल आ रही है, उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है। ठीक। तो सबसे इजी तो ये हो गया। अब थर्ड तीसरे सिनेरियो, तरीके, यस, थर्ड थर्ड सिनेरियो इज सिनेरियो अ पे आते ट्रिकी हैं। वन। या। हाँ, अब मैं क्या मान, क्योंकि मैं तो देखो मेरा तो बिजनेस नहीं है, लेकिन हम्म फिर भी थोड़ा बिजनेस सेंस है क्योंकि मेरे ब्रदर का बिजनेस हम्म है। जब कोरोना था तो थोड़ा पीछे जाइए, याद करिए कि कौन से ऐसे बिजनेस थे बिल्कुल ठप हो गए थे, कौन से ऐसे बिजनेस थे जिनमें कोई कमी नहीं आई, वो वैसे ही चलती है। ठीक है। तो कुछ ऐसी आरएनडी खुद से करिए कि कल को फिर से ऐसी कुछ सिचुएशन आती है, मान लीजिए कुछ ऐसा नेचुरल कैलेमिटी आती है, वॉर, भगवान न करे, या किसी तरह का ऐसा कुछ आता है, तो कौन से ऐसे बिजनेस जो कभी नहीं खत्म होंगे। एवरग्रीन उसमें बिजनेसेस। या। एवरग्रीन, उसमें से एक आपका मेडिकल साइंसेज आता है, फार्मा होता है। हम्म दवाइयां बिकेंगी ही बिकेंगी, बट हॉस्पिटल चलेंगे फार्मा ही के लिए चलेंगे। हमें सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होंगे, राइट, ओपन करने के लिए हाँ, कई बट बार, आप अगर हम इन्वेस्टर तो बन नहीं है सकते हैं तो। ना। हाँ, एज एन इन्वेस्टर, यस। राइट। आप एक्सपर्टाइज लीजिए, जो कर रहा है उसकी एक्सपर्टाइज यूज करिए, हम्म उन्हें करने दीजिए, आप इन्वेस्ट करिए ना। हम्म सेकंड, फूड चेन कभी बंद नहीं होती। जी। लोगों ने घर से भी खाना सप्लाई किया है कोरोना में, जिनकी और दुकानें बंद आज, हो गई घर से की, यस, आजकल पर तो किया है। क्लाउड किचन इज अ न्यू थिंग। राइट। तो आप चाहे क्लाउड किचन करिए, चाहे अपनी किचन से करिए, चाहे सिंपल किचन से करिए, कोई मैटर नहीं है, टेस्ट अगर उसमें होगा। मैं छोटे शहर से हूँ, मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो कोई मार्केटिंग नहीं करते, बट उनका दूर दूर से लोग खाते खाने के लिए आते हैं, जस्ट माउथ ऑफ वर्ड से उनका इतना फेमस हो जाता है। कि वो अच्छा है, यस यस। जैसे और मथुरा वो में फिर हमारी बिजवासी का पेड़ है। जनरेशंस, यस, जनरेशंस को भी राइट। पास करते हैं वो। जनरेशन को पास करते हैं, तो आप यस। क्वालिटी पे फोकस करिए। फूड चेन एक ऐसी चेन है, और ऐसे में 10 एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। हम्म जैसे टीचिंग, ट्यूशन, कोरोना में क्या हुआ, लोग फोन पे पढ़ाने लगे, ट्यूशन हम्म हम्म फोन से चलने लगे। टीचिंग तभी भी चल रही थी, बच्चे तो पढ़ना नहीं बंद करेंगे ना किसी भी नहीं। सिचुएशन में। हम्म हम्म तो मैंने आपको 3 4 एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो श्योर। थर्ड सिनेरियो ये है कि ऐसा देखिए, एनालाइज, आरएनडी करिए कि अगर कल को कुछ माइनस प्लस, शेयर हम्म मार्केट नीचे आता है, कुछ वॉर हो जाती है, कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है, तो भी ये बिजनेस चलता रहे। बंदे की जरूरत है खाना, एजुकेशन, मेडिकल, वो चाहिए उसको। ठीक है। और मेरे ख्याल से इसके अलावा तो मुझे यही लगता है कि छोटे शहर को टारगेट करिए, उनमें अभी ज्यादा स्कोप है। उनमें जो पुराने पैसे वाले लोग हैं या जो मिडिल क्लास ऊपर जा रही है, उनको वो फैसिलिटीज चाहिए जो बड़े शहर में है। मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, अभी भी मथुरा से लोग नोएडा में आते हैं यार, इंजॉय करने के लिए, यार वहां पे डिस्क है, वहां पे पब है, वहां हम्म चलते हैं। हम्म। अभी मथुरा में खुल गया, मैं जानता हूँ 2 3 खुल गए, वो नहीं आते, वो भरे रहते हैं वहां पर। वो कैफेज वगैरह अगर देखें तो टीयर टू सिटीज में हाँ, अब नया कल्चर हो गया है, स्पेशली जो कैफे। यंग लोग हैं वो कैफेज में एंजॉय करते हैं, बट अभी भी उसमें काफी स्कोप है। जैसे मैंने एक फाइन एग्जांपल फाइन दिया, डाइनिंग, फाइन डाइनिंग है, फाइन डिस्क डाइनिंग हो गया, वगैरह है, मैंने एक यस। एग्जांपल दिया कि छोटे शहर में लोग चाहते हैं, क्योंकि वो पैसा वहां भी है, वो बिल्कुल चाहते बिल्कुल। हैं कि मुझे ट्रैवल करके बड़े शहर में नहीं जाना पड़े, मुझे यही मिल जाए।
हम्म। ठीक है। अभी तो भी आई थिंक जो 20% ऑफ वर्कफोर्स है वो टीयर 2 सिटीज से भी टीयर 1 सिटी में मूव नहीं हुई है ड्यू टू दिस हाइब्रिड कल्चर। तो लोग राइट। वहाँ पे भी हैं, जो नए लोग कपल हैं वो वहाँ पर भी हैं। और हम्म। जो यंग लोग हैं उनके पेरेंट्स के पास पैसा भी है तो वो कई बार वो खर्च भी करना बिल्कुल चाहते हैं। मतलब इंडिया बिल्कुल अब उतना बिल्कुल। गरीब नहीं रहा कि जिस टाइम पर हम साइकिल से जाया करते थे स्कूल, राइट? अब लोगों के पास बाइक तो है ही एग्जैक्टली। एटलीस्ट, कार ना हो चल, तो फिर भी। यस। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे हम्म मथुरा में हुंडई का शोरूम है, मारुति हम्म सुजुकी का हम्म शोरूम है। हम्म मॉरिस गैराज का नहीं था, हम्म, लेकिन डिमांड बढ़ी, लोगों को चाहिए, तो अब उसका भी खुल गया और वो भी बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट इज ऑडी मर्सिडीज का भी एक दिन शोरूम में देख के आऊंगा अपने शहर में ही। हाँ, इट्स तो बेटर, जैसे एक अपॉर्चुनिटी जैसे आपने बताई, हाँ व्हाई नॉट एनआरआई कैन ओपन अ शोरूम ऑफ ऑडी इन आगरा, राइट? हाँ, क्यों नहीं बोल सकते। यस। मथुरा मथुरा के अंदर, मथुरा वृंदावन के अंदर हम्म इतने एनआरआईज, इतने पैसे वाले लोग आते हैं, इतने दिल्ली का बंदा आता है। वहां पे जमीन के दाम, वृंदावन में आप जमीन देखिए कितनी महंगी है। हर एक कोई वृंदावन में एक फ्लैट चाहता है कि वीकेंड में जाए वहां पे आराम करे, इस टाइप से। और मतलब स्पिरिचुअल वे में भी इतना वहां पे सब कुछ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं एक दिन ऐसा है जो वो वहीं पर रहेंगे, उनको वो शोरूम चाहिए वहां पर। मैं एक हाँ, एग्जांपल दिया। स्पेशली करंट गवर्नमेंट के की वजह से जो रिलीजियस स्पेसेस हैं उनके लिए भी लोग ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं कि अब यहाँ भी आज नहीं तो कल डेवलपमेंट हो जाना है। तो लोग इन्वेस्ट करने के लिए अब हेजिटेट नहीं कर रहे हैं, पैसा डालने के लिए हाँ बिल्कुल मतलब डाल। मोस्टली तो मैं यस। पॉलिटिकल और इस मतलब डिस्कशन से दूर ही रहता हूँ। लेकिन किसी को भी सपोर्ट या उसके उसमें, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि आप मथुरा नहीं, किसी दूसरा भी एग्जाम्पल उठा लेंगे आप, किसी दूसरी सिटी का भी, वहां पे भी आप यही देखेंगे कि जो लोग छोड़ के नहीं जाना चाहते अपनी सिटी को, जो खुश हैं, अगर उनको वहीं एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो, क्योंकि हाँ उनका हाँ। 10 मिनट में सिटी कवर हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह 15 मिनट में खत्म हो जाती है। वो हम्म। ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते, वो पोल्यूशन में नहीं फंसना चाहते, वो पानी की प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते। सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। अवेलेबल क्या नहीं है, वो है पैसा और रोजगार। तो टीयर ये 2 सिटीज हम सिनेरियो। टारगेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली। हाँ बट टीयर राइट। 2 सिटी में एक एनआरआई के रहने का एक्सपीरियंस कैसा होगा? मतलब जैसे कि हम आजकल जैसे मुंबई में अगर कोई रह रहा है, फॉर एग्जांपल साउथ साउथ मुंबई में रह रहे हैं, साउथ बॉम्बे में रह रहे हैं, एक एनआरआई वहां पर इजीली एडजस्ट कर सकता है, राइट? आसपास हो सकता है कई सारे एनआरआईज और भी हों, लेकिन ना भी हों तो एटलीस्ट जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं, अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग मिल जाते हैं। बट आई थिंक जो एनआरआइज हैं टीयर 2 सिटीज में एडजस्ट करने में काफ़ी मुश्किल आएगी। तो जो मेरा हम्म। क्वेश्चन है कि 3 से 4 आप ऐसे पॉइंट्स जो हाईलाइट करना चाहेंगे कि एक एनआरआई को इंडिया आने के बाद फेस करना पड़े, चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस, 3 या 4। देखिए, मेजर चैलेंजेस में पहला मेजर चैलेंज जो होता है, आपने दो क्वेश्चन पूछे मुझे, एक तो मेजर चैलेंजेस, दूसरा सिटी, टीयर हाँ, टू वाला। सिटीज, यस, टीयर तो 1 पहले एंड मैं टीयर 2 सिटी। सिटी वाला बताता हूँ। टीयर टू सिटी में तो ये जयपुर, लखनऊ, इंदौर ये आते हैं। हाँ। टीयर थ्री में आते हैं ये उससे और जो छोटे होते हैं। यस। ठीक है। जैसे मथुरा हो गया, आगरा हो गया, या फिर और सिटीज हो गई। ठीक है। तो टीयर टू सिटीज में तो कोई डिफरेंस ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, जस्ट दैट वहां पे आईटी इतना नहीं होगा। बट वहां पे बहुत अच्छे स्कूल, सारे शोरूम, सब तरह की फैसिलिटी मिलेंगी। इसलिए टीयर टू सिटी की डिमांड बहुत ज्यादा है। हम्म। जितना इंदौर, चंडीगढ़, जयपुर, और मैं लखनऊ। आपको या। लखनऊ, इनकी डिमांड है, नागपुर में, देर हम्म। साउथ में कोच्चि चले जाएं, कोयम्बटूर चले जाएं। कोयम्बटूर या तो त्रिची। ये फर्स्ट चॉइस है या। एनआरआई की। ठीक है। इसके नीचे टीयर थ्री आते हैं, उनमें चैलेंजेस क्या आते हैं कि डिपेंड करेगा, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको उनके लेवल की स्कूलिंग नहीं मिलेगी, जो इतना हम्म हम्म अच्छे स्कूल्स जो होते हैं वो शायद ना मिले। वो आपको टीयर टू में और टीयर वन में मिलेगी, क्योंकि वहां पे आपकी पेइंग कैपेसिटी है 20,000 रुपये महीना, बाकी पूरी सिटी की कैपेसिटी है 5,000 रुपये महीना। 5, हाँ। तो कैसे स्कूल मिलेंगे? हो हम्म सकता है कोई एक आध मिल जाए, हम्म एक स्कूल मिल जाए। तो पहले ये चैलेंज आ सकता है। तो ये उसको बंदे को अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्या उसके बच्चे किस क्लास में हैं। अगर वो ऑलरेडी 10 12 क्रॉस कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे तो हम्म इंजीनियरिंग में भेजना है, वो अपना हम्म टीयर थ्री में रहे आराम से। ठीक। बच्चा अब मैं इंजीनियरिंग क्लास कॉलेज चला जाएगा, यस। कॉलेज चला जाना है उसे। अब मैं आपके अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर क्या चैलेंजेस पॉइंट, चैलेंज। या। देखिए, पहला चैलेंजेस तो इंफ्रास्ट्रक्चर का आता है सबसे पहले आते ही। अगर उसको यूएस में बच्चे को स्ट्रॉलर से लेके मार्केट में घूमने की आदत है, हर जगह वो हम्म रैंप बने हुए हैं, इधर हम्म से उधर निकले, गाड़ी में डाला चले गए। यहाँ पे उतरेंगे तो सड़क ऊबड़ खाबड़ मिलेगी, फिर
फुटपाथ है भी, तो मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इशू आएगा वो दिन बाई दिन, डे बाई डे इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी कंपैरेबल नहीं है। इतना नहीं हुआ है, यस नहीं यस। है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू आएगा कि रोड हम्म क्रॉस कर रहे हैं तो कोई गाड़ी नहीं रोक रहा है, हम्म, रूल्स का इशू आएगा। आप पासपोर्ट बनवाने आते हो, पासपोर्ट तो गलत एग्जाम्पल ले लिया, अब तो वो तो एक हफ्ते में आ जाता हाँ है। हाँ। कोई गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कोई वर्क कराने आ रहे हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, यार लाइन में लगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बट उसके फिर ये है कि आप ब्रोकर को, एजेंट को पकड़ सकते हो जो आपका फॉर्म भी भर दे, सबमिट भी कर दे सब कुछ वही कर अपना देता है, ₹1000 यस। लेके। हम्म राइट, जब तक कि वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कर दे, आप बस साइन करने के लिए जाओगे, हम्म जो आपको विंडो पे जाके करना है। हम्म तो वो आपकी हर चीज से सोल्यूशन भी है। तो चैलेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड आते हैं, थोड़ा जॉब की क्वालिटी को लेके आते हैं कि जो आपने बात की कि R&D वाली जॉब्स या फिर लेवल जॉब लेवल का, अगर वो सही जॉब में फिट हो गया तो नहीं आएगा। अदरवाइज जॉब हम्म को लेके ये आ सकते हैं कि भाई थोड़ा स्ट्रेच करा लिया, 9 की जगह 10 घंटे काम करना पड़ गया, या फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने में 1 डेढ़ घंटा लग गया। तो हम्म ये चलते हम्म हैं, लेकिन सबके सोल्यूशन मौजूद है। हर चीज का सोल्यूशन भी है प्रॉब्लम के साथ, कि आप घर वहीं लें जहाँ आपकी कंपनी हो। अगर आपको हाँ बार बार आसपास स्विच में। करें तो ये आपकी प्रॉब्लम। हम्म अगर आपको एक ही कंपनी में रहना है, बार बार स्विच नहीं करना है, तो आप वैसे प्लान करें 5 से 10 साल का विजन लेके कि इसी कंपनी में रहना है, जो सैलरी मिल रही है उसी में इंक्रीमेंट होता रहेगा, इसी के पास घर ले लेता हूँ, दिमाग की हम्म शांति इंपॉर्टेंट है। हम्म ठीक है। हम्म तो ये चैलेंजेस जो मुझे लगता है। इसके अलावा तो मुझे जो एक और लगता है जिसका मुझ पे कोई आंसर नहीं, तो पोल्यूशन का है, जो दिल्ली एनसीआर के लोगों का मेन प्रॉब्लम है। कि यार इस इसमें आप क्या बोलोगे, वहां पे आके मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम तो है। यस यस, बट स्पेशली नॉर्थ बट इंडिया में। हाँ, नॉर्थ इंडिया में, जो कि साउथ इंडिया में इतनी नहीं है, हम्म इवन थ्रू आउट द ईयर नहीं है। बट नॉर्थ इंडिया में इतनी, ये दिल्ली एनसीआर प्रॉब्लम तो है। बट इसमें बस ये है कि हाँ, ये प्रॉब्लम 3 महीने के से 4 महीने मैक्सिमम रहती है, 3 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी, मैं थोड़ा फरवरी। बाकी जैसे अभी आप AQI देखेंगे बाहर, तो अभी नहीं अभी आपको का तो, 100 से नीचे मिलेगा। हाँ अभी तो ठीक है, ठीक और है, डिक्लाइन फेज पे है जहाँ तक डिक्लाइन कोविड के फेज पे बाद होता है। जैसे गर्मी सबसे। आती है, हाँ। हाँ, जैसे गर्मी आती है एकदम क्लियर ब्लू स्काई यू कैन सी, एंड हम्म एकदम ब्रीथिंग का कोई इशू नहीं है। तो चौथा मेरे ख्याल से ये नहीं पोल्यूशन का इशू आता है। मतलब मैं इसमें भी ऐड, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यस मैं ऐड करना चाह रहा था, यस ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर पिछले 2 साल में कंपेयर करें तो इस साल का सबसे कम रहा है एयर पोल्यूशन। हम्म। हो सकता है अगले साल और भी कम हो और उसके अगले साल और भी कम देखिए, हो। ये कोई प्रॉब्लम इम्प्रूवमेंट ऐसी पाथ नहीं पर कि हम है। लोग बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी पता है ये बहुत नोन प्रॉब्लम है। जब वो इंडेक्स निकलता है कि आउट ऑफ 20 सिटीज 15 इंडिया के जो मोस्ट हम्म पॉल्यूटेड है, तो हम्म क्या उनके पास लिस्ट नहीं आती है, उनके पास वो आउटकम नहीं आता? उनके पास आता है वो, और इसमें पोल्यूशन बोर्ड भी बना हुआ है प्रॉपर, इसमें बहुत सारा काम भी चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब अगर हम किसानों को सिखा नहीं सकते, हम पराली जलाने से इतना मना नहीं कर सकते, उसके लॉज बनाने के बाद भी उसको कैसे कंट्रोल करें हर गांव गांव जाके, तो हम्म उसके हम्म सॉल्यूशन बन रहे हैं। भाई उसी से हम लोग फ्यूल बना लेते हैं, उसको बेचने जाओ तो उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट हम्म दूसरे ऑप्शन दे रही है। और रिंग रोड्स बना रही है, और इस तरह के हाईवे बना रही है कि ट्रक्स और बाकी दिल्ली में आए ही नहीं, वो हम्म। गाड़ियों से, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो मुझे जो लगता है अगर आप कंपेयर हर साल का करेंगे तो थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन आपको दिखेगा। तो ये मेरे चैलेंजेस। ओके ओके, थैंक यू। काफ़ी अच्छा सेशन रहा आई गेस, राइट। आप सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको समझ में आया हो, हेमंत जी के व्यूअर्स हो समझ में आया हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, हमने आज कोशिश की कवर करने की, प्रोफेशनल या बिजनेस से रिलेटेड चैलेंजेस जब आप इंडिया में वापस आ जाएंगे, जो एक एनआरआई के दिमाग में जब वो अब्रॉड रहता है तो चल रही होती हैं चीज़ें। अब नेक्स्ट हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। क्या अभी भी फ्रूटफुल है जाना, क्या उतना पैसा बनाया जा सकता है जितना कि जो 10 साल पहले गए थे उन्होंने पैसा बनाया। जैसे कि आज हम 5 या 10 करोड़ की बात करते हैं, एक एनआरआई जब वापस आता है तो इजीली यहाँ पर एक बिजनेस सेटअप कर सकता है। तो क्या हम 5 साल बाद आएंगे तो क्या हमें अपने कैपिटल के लिए एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट इतना तो बचा लेंगे, राइट। तो इस पर हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू राइट डाउन इट इनटू द कमेंट बॉक्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी सेशन होगा उसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको भी एड्रेस करेंगे। मैं पूछूंगा हेमंत सर से और हेमंत सर रिप्लाई करेंगे। इस पर अब मुझे कुछ ऐड करना हुआ तो श्योरली आई विल ऐड इट। थैंक यू थैंक यू। हेमंत जी फॉर दिस थैंक वंडरफुल यू। सेशन। या सी यू सून गाइस। श्योर। थैंक यू।